1 बजे मीटिंग है यार, जाना है। मतलब उससे 10 मिनट पहले उससे बंद करना है, तैयारी करनी है। तो अच्छा, फिर बड़ी बेसिक बेसिक बातें हमने की थी यार। ये बोर्ड चाहिए इसके लिए वैसे। चलो देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने किया, एक फार्मूला था, उसको मेरा ख्याल है इस्तेमाल किया होएगा। ये बात की थी कि प्रोजेक्शन क्या होती है। 9 से। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पिछला किया था या पिछला भी नहीं किया था, ये एंगल नहीं, ये बिटवीन कर वेक्टर। लिया था, ये कर लिया था। ठीक है, बस फिर शुरू ही यहाँ से करना है। तो प्रोजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि मतलब तुम्हारे पास एक वेक्टर ये ए है हवा में, और ये दूसरा वेक्टर है बी हवा में। कहीं पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तुमसे कहा यह जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालो या ए निकालो ऑन बी। और ये बी साथ छोटा सा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से। ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, यानी ये इस तरह से लिखा होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालो बी के ऊपर। अब इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब ये है कि तुमने ए से परपेंडिकुलर गिराना है बी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर गिराना है। और ये जो चीज बनी है ना, ये जो हिस्सा बना है, इतना हिस्सा ये वाला, ये प्रोजेक्शन है ऑफ बी ऑन ए। सॉरी यार, फिर उल्टा बोल रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कभी मतलब ये लफ्ज काफी आएगा इस किताब में और आगे भी आएगा। प्रोजेक्शन जब भी समझो ना, तो इसको शेडो समझा करो और इसको परपेंडिकुलर समझा करो। तुमसे अगर कोई कहे कि ए की प्रोजेक्शन बी पे डालनी है, तो तुमने ए से परपेंडिकुलर गिराना है बी की तरफ सीधा, बस खत्म। और अगर उल्टा बोला जाए कि प्रोजेक्शन लो बी से ए की तरफ, तो फिर तुम बी से परपेंडिकुलर गिराने की कोशिश करोगे ए की तरफ। वो इधर तो जाएगा ही नहीं, लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रोजेक्शन जब भी बोला जाए, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर ए है। प्रोजेक्शन जब भी बोला जाए, तो बी से तुम परपेंडिकुलर गिरा रहे हो ए की तरफ। ठीक है, और इसको कहोगे कि आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तरतीब इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये प्रोजेक्शन होती है। अब प्रोजेक्शन निकालनी किस तरह है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये लिखा तो हुआ है, लेकिन बहुत अजीब लिखा हुआ है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ये लिखा हुआ है इसने। और अल्लाह भला करे, ये इसका फॉर्मूला है। भाई जिंदगी तो और आसान हो गई, तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है। बोर्ड से कम से कम उतारना तो पड़ता है ना, ये तो बस स्लाइडों पे तो सॉल्व है। लो, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिख दिया मैंने यार। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए का क्या फॉर्मूला है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए इस तरह लिखते हो, बी डॉट ए ओवर ए डॉट ए टाइम्स ए। ये वेक्टर्स हैं सारे, बी ए और ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए इज, हाँ जी निकालो जरा, क्या आएगी। सब कुछ सामने है तुम्हारे, ये फॉर्मूला भी ये वाला नहीं, ऊपर वाला है। तो जरा निकालो ये कैसे निकलेगी। बताइए जो मुझे, मैं करता जाता हूँ। क्या निकालूं। सबसे पहले बी डॉट ए निकाल लो, फिर ए डॉट ए निकाल लो। बस यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। तो बी डॉट ए क्या आएगा। 6 - 6 - 4। बोलना तुम नहीं है वैसे, ये देखिए। माइनस -4। ए डॉट ए क्या आएगा, ये जरा डिफरेंट है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 4 + 4, ये 4। मेरे हिसाब से 9 आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सारा कुछ इस फॉर्मूले में फेंको। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, वो ए मैं लिख नहीं सकता लेकिन बस समझ जाओ। तो अब बी डॉट ए वो आ गया -4 बटा बटा 9, ऐसे ही है ना। ए यस डॉट ए सर। 9 है, और आगे मल्टीप्लाई बाय ए। ये ए क्या होएगा, ये जो ए से मल्टीप्लाई करना वेक्टर होगा, है। ये पूरा वेक्टर होएगा I - 2 A - 2 K। और इसको अब सॉल्व कर लो, जो भी इसका आंसर आता है वो तुम्हारा
एंड पे प्रोजेक्शन, भाई जो वेक्टर प्रोजेक्शन निकलती है वो बजाते खुद भी तो एक वेक्टर ही होती है ना, ये आंसर वेक्टर ही आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वेक्टर आ जाएगा। चीज़ आसान सी है लेकिन अगेन काम काफ़ी आती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पिछली दफ़ा जो हमने प्रोडक्ट किया था उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे, यानी हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते थे ए और बी को, तो उनके दरमियान में हम डॉट का निशान लगाते थे, वो डॉट प्रोडक्ट था। और उसमें ख़ास बात ये थी कि उसका जो आंसर आता था वो एक स्केलर आता था, ठीक है, यानी जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया था उसमें आंसर स्केलर आता था। अब क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर जो है, यानी क्या होएगा बेसिकली, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर होएगा, इसमें आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा। तो ये है, फिजिक्स में ये सिखाते थे कि जब तुम दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड ए का बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा टाइम्स एन, एन ये जो था ये नॉर्मल वेक्टर उस वक्त कहलाता था फिजिक्स में, ठीक है। और इसको निकालते किस तरह थे, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, वो राइट हैंड रूल सिखाया जाता था कि अगर ए से बी की तरफ इस तरह राइट हैंड को घुमाओ तो जो अंगूठे की डायरेक्शन बनती है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। खैर फिजिक्स नहीं कर रहे आप तो आपको ये डेफिनेशन नहीं चाहिए, वैसे अगर कर लो तो बुरा नहीं है। अगर तुम ए क्रॉस बी ले रहे हो ना, तुमने अपने राइट हैंड को उंगलियों को इस तरह से करना है कि वो ए से बी की तरफ जाए, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली तुम्हारा थंब जो है वो नॉर्मल वेक्टर में पॉइंट करेगा, तो नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ इसमें जाएगा। अच्छा, अगर तुम बी क्रॉस ए करो तो जाहिर बात है तुम्हें हाथ उल्टा करना पड़ेगा ना, बी से उंगलियां ए की तरफ घुमानी पड़ेंगी, तो इन दैट केस वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है, हाँ ये भी है ना, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई आई क्रॉस जे क्या होता है, बल्कि पहले बताओ आई डॉट आई याद है, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के क्या होता है, हाँ जी ये याद है यस, क्या, आई डॉट आई वन था और आई डॉट जे 0 और जे डॉट के भी 0। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये एमसीक्यूज हैं बड़े गंदे गंदे, आप उस वक्त बैठ के हिसाब नहीं लगा सकते, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब इसकी रोशनी में अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, ठीक है? इसमें हिंट है बहुत ज्यादा कि आई क्रॉस आई जब करोगे तो वो साइन थीटा होएगा ना, तो एंगल इन दोनों के दरमियान में एंगल तो जीरो ही होएगा, जाहिर बात है, ये है ही वो, मतलब सेम वेक्टर है तो एंगल तो जीरो होएगा, तो साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, तो ये पूरे का पूरा जो है वो जीरो हो जाता है। तो किसी भी चीज का क्रॉस अगर उसी उसी चीज के साथ लोगे आंसर जीरो आएगा हमेशा, इधर वन आता था इधर जीरो आएगा। अब आई क्रॉस जे अगर करोगे तो ये तुम्हें खुद कागज पेंसिल पे करना है कि कागज पेंसिल पे एक्स बनाओ, वाई बनाओ और जेड बनाओ। अब अपना राइट हैंड घुमाओ आई से जे की तरफ, तो तुम्हारा थंब जो है वो जेड एक्सिस में पॉइंट करेगा, तो आई क्रॉस जे का आंसर जो है वो के आता है। जे क्रॉस ए का आंसर इसी तरह करोगे तो आई आएगा। अच्छा, ये एग्जाम में बैठ के हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये तस्वीर याद करनी चाहिए, ठीक है, ये तस्वीर याद कर लो। तस्वीर इस तरह से होती है कि अगर मैं आई क्रॉस जे लूंगा तो वो के आएगा, अगर मैं जे क्रॉस के लूंगा तो आंसर आई आएगा, और अगर मैं उल्टा आऊंगा इसमें, यानी आई क्रॉस के करूंगा तो आंसर तो जे ही आना है लेकिन माइनस में आएगा, यानी अगर इसमें उल्टा चलोगे तो साइन माइनस हो जाएगा। तो बजाय इसके कि ये सारे 7-8 रिजल्ट याद करो, सिंपल ये एक तस्वीर याद रखो कि आई जे के साथ कैसे आप कैलकुलेशन करते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये भी बात याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट represents the area of parallelogram formed by vectors A and भाई, तुम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर्स के दरमियान में लोगे, अगर मैं उन दो वेक्टर्स को इस तरह रखूं तो वो दरमियान में एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे ना। जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो याद रहे क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, ठीक है।
तो उस वेक्टर का अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, वेक्टर की बात ना करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, तो वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन ये एमसीक्यूज में बहुत काम आता है। आपसे एमसीक्यूज में कहा जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, और आप कहते हो कि पैरेललोग्राम कहाँ से आ गई है, तुमने पढ़ी कहीं नहीं। तो वो सिर्फ दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, वो ये है, क्योंकि आपने मैथ्स में करने हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट्स, तो आप ये राइट हैंड रूल और ये चीज़ें नहीं करोगे, आप इस तरह से करोगे सिंपली। ठीक है, सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होएगा, वो ये होएगा। भाई हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था कि पहले हमने कहा कि यार फिजिक्स में इसको ऐसे करते थे और मैथ्स में हम एंड पे इसको ऐसे करेंगे। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर की कहानी थी, जो लेफ्ट राइट की कहानी थी, जो वो जो राइट हैंड रूल की कहानी थी, वो सब ठीक है, वो सब वैलिड है, वो सब चलेगा। लेकिन आपने इधर अलजेब्रे में, मैथ में जब काम करना है, तो आपके सामने इस तरह दो वेक्टर्स आएंगे, आपने सिंपली उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से निकालना है। आई जे के ऐसे ही लिखोगे, उसके नीचे उसके वेक्टर्स की वैल्यूज लिख दोगे। ये निशान डिटर्मिनेंट का है, मुझे पता है तुम लोगों को आता है, इसलिए कोई मसला नहीं। तो ये पहला वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। इनका जब क्रॉस करना है, तो आई जे के को नहीं छेड़ना प्लीज, आई जे के ऐसे ही चलेंगे। तुम सिंपली इसकी वैल्यूज लिख दोगे ना, जो ये वेक्टर है 2 1 1, जिसकी लिख दोगे -4 3 1, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। जाहिर बात है इसका डिटर्मिनेंट बजाते खुद एक वेक्टर आएगा, क्योंकि ये आई साथ चलेगा, ये जे साथ चलेगा, ये के साथ चलेगा। ठीक है, तो जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मुफ्त के नंबर हैं, छोड़ डाना। अब एक छोटी सी चीज होती है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे तो जो इंपॉर्टेंट है वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्चुअली पढ़ाने भी इकट्ठे चाहिए थे, लेकिन उसने अलग अलग किए। एक जरा बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर इसलिए कहते हैं कि इसका आंसर स्केलर आता है। ठीक है, ये होता है ये ए क्रॉस बी डॉट सी। ट्रिपल है ना, तो इसमें तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तो पहले ए और बी का क्रॉस होता है, और फिर डॉट होता है सी के साथ। अच्छा, जब ए और बी का क्रॉस होता है, तो जवाब में बनता है एक वेक्टर, सारी बात है तुम्हें पता है। अब उस वेक्टर का जब डॉट लेते हो दूसरे वेक्टर के साथ, तो जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है। अगेन तुम्हें इस तरह से नहीं करना, तुम्हें ये काम इस तरह से करना है, ये ऐसे करना है। ठीक है, तुम्हें ये काम ऐसे करना है। हमारे लिए जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो एंड पे इस तरह से होएगा। ये एक में लिखा हुआ है जब, सॉरी ये आंसर नहीं है, सॉरी मैंने उसकी वर्किंग कॉपी कर दी, आंसर ये है। मैंने उसकी डेरिवेशन कॉपी कर दी है, तो आपको नहीं चाहिए, आपको सिंपली आंसर चाहिए। हाँ जी, ये आंसर स्केलर है या वेक्टर है? ये जो आंसर निकला है इसका, ये सामने है स्केलर, आपके, वजह? क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। इसमें आई जे के का वजूद ही नहीं है, तो जहाँ पे आई जे के नहीं होंगे वो स्केलर रकम बनेगी ना, सारे को सॉल्व करोगे वो स्केलर बनेगा। अच्छा, और आखिरी बात इसमें ये है कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। जब दो वेक्टर थे, तो कागज के ऊपर एक पैरेललोग्राम बनता था। जब तीन वेक्टर्स होंगे, तो ये थ्री डायमेंशनल शक्ल बनेगी, एक दो और तीन वेक्टर्स होंगे, इस शेप को पैरेललोपिपेड कहते हैं। ठीक है, यानी होती तो पैरेललोग्राम ही है, लेकिन थ्री डायमेंशनल पैरेललोग्राम होती है। तो ये फाइंड करता है, दिस represents the volume of the parallelepiped formed by the three given। ठीक है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। करना कैसे है, वो सिंपल है। एक तुम्हें तीन वेक्टर्स दिए होंगे ए बी सी, तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अल्लाह अल्लाह खैर से कर लेना प्लीज, खास बात नहीं है लेकिन कर लेना। अच्छा, ग्रेडियंट अभी तो ना करें, कर लें ग्रेडियंट, ये कर लेते हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैं सोच रहा था कि ग्रेडियंट ना करें, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, तो ग्रेडियंट क्या होता है?
दिख नहीं रहा इसको क्योंकि लाजमी लिखा होगा, हाँ ये। तो ग्रेडियंट जो है ना, एक तो बात ये है कि ग्रेडियंट निकलता है स्केलर का, ठीक है। ग्रेडियंट जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो वो निकलता है एक स्केलर का, ठीक है। इसमें इस्तेमाल होता है डेल ऑपरेटर, यानी आपने डेल्टा ऑपरेटर पढ़ा हुआ है ना, जिसको डिफरेंस कहते हैं। ये जो उल्टा डेल्टा है इसको डेल पढ़ते हैं, और डेल एक ऑपरेटर है, एक एक ऑपरेटर है कि मैं इसको किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो जब अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो जवाब आता है ना, ये जो जवाब आता है वो एक वेक्टर होता है आई जे के। और होता क्या है कि इसको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही माठा लिखा हुआ है, इंतहाई माठा लिखा हुआ है, लेकिन चलो ये शायद बेस्ट समझ आता है। मेरे पास एक फंक्शन है फाई, जो एक स्केलर फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। जब मैं उसका ग्रेडियंट निकालता हूं तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं उसके ऊपर ये डेल ऑपरेटर अप्लाई करता हूं, ठीक है। आई ये, और ये हो क्या जाएगा, ये फाई जो है सिर्फ ये सब इधर इधर आ जाएगा, इधर फाई आ जाएगा, इधर फाई आ जाएगा, और इधर फाई आ जाएगा, और ये आपका डेल ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट बन जाता है। इस पे आगे काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ना है, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, वो उसने सिर्फ एक चीज़ पूरी करने के लिए वो यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो एक्चुअल ज़रूरत है ना आपको इधर वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने आपको एक बार समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप सिंपल टू डायमेंशनल वाली दुनिया में हो, यानी आपके पास ये एक कर्व है टू डायमेंशनल वाली दुनिया में, और आपसे वो कहे कि इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो आप यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर लेते हो और बात खत्म हो जाती है। थ्री डायमेंशनल दुनिया में मैंने आपको अपने हाथ का एग्जाम्पल दिया था कि मतलब अगर आप अपना हाथ बनाओ और उसमें कोई पॉइंट लो और वहां पे ढूंढो कि भाई यहाँ से कितने टेंजेंट्स निकलते हैं, तो वो हजारों लाखों करोड़ों टेंजेंट्स निकलते हैं। तो अगर आपको थ्री डायमेंशन में कोई डेरिवेटिव पूछे तो वो आप एक डायरेक्शन में नहीं बता सकते ना, मतलब वो कई हजारों वो निकलते हैं। तो इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूज करते हैं, यानी हम तुम्हें ये बताएंगे, इसकी थ्योरी में तुम्हें बेहतर होएगा कि क्लास में करवाऊं, लेकिन तुम लोग फिर भी अगर समझ आए, यानी बजाय इसके कि मैं तुमसे यहाँ पे डेरिवेटिव मांगू, मैं तुम्हें तुमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मांगूंगा। मैं तुमसे कहूंगा यार मुझे पता है कि यहाँ पे हजारों लाखों टेंजेंट्स बनते हैं हर पॉइंट पे, तो मैं तुम्हें फलानी डायरेक्शन देता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो टेंजेंट बनता है ना, उसकी स्लोप मुझे बताओ। इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। करना कैसे है, करना काफी आसान है, ये है। मैं तो इतना भी ना लिखता, लेकिन चलो। तो इफ एफ इज अ फंक्शन, पहली चीज ये है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है और तुम्हारे पास एक पॉइंट गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, यानी तुम्हारे पास एक सरफेस, एक एक कर्व, एक फंक्शन गिवन है और उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है। अब वहां पे तुम यूजली डेरिवेटिव निकालते हो। यहाँ पे कुछ और भी गिवन है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी गिवन है, यानी एक डायरेक्शन गिवन है। इस डायरेक्शन के अंदर तुमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसका ये फॉर्मूला है डी यू एफ, और इस तरह से, ठीक है। तो पहले इसको आज कर लें, थ्योरी इसकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब जरा इसको क्वेश्चंस को देखो कि ये करने कैसे हैं। ठीक है जी, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फलाना कर्व एट फलाना पॉइंट इन फलानी डायरेक्शन। तो इसमें तीन चीजें आपको गिवन होंगी, कर्व, पॉइंट और डायरेक्शन, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये यू की तरफ जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन है वो है ए इज इक्वल टू वेक्टर दिया हुआ ना 3i प्लस 4j, ये मेरी डायरेक्शन गिवन है। मुझे चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, यानी u जो है, u एक यूनिट वेक्टर होता है ना, तो मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकालते हैं, a को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a के ऊपर, ठीक है। तो a आ गया 3i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, डायरेक्ट ही निकाल लेते तो 5। बेहतर था। 5, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, 3 9 और 5 आ गया ना।
तो इसका आंसर आएगा 3/5i प्लस 4/5 ये मैंने निकाल लिया जी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का। अब इस यूनिट वेक्टर में u1 क्या हो गया, वो 3/5 हो गया, u2 क्या हो गया, वो 4/5 हो गया। तो यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया। पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 1 2 है और एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, वो ये है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स क्या होएगा, एफ एक्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा, टेक टू एक्स, तो वो तुम जानते हो, वो आ जाएगा 6xy। और एंड पे पॉइंट को कर दिया करो कि किस पॉइंट पे है, तो वो पॉइंट 1 2 है ना, तो x की जगह पे 1 और y की जगह 2, तो ये आ गया 12। इसी तरह से fy निकालना है, fy निकलेगा 3x² मेरे ख्याल में। तो अगेन पॉइंट पर शूट करोगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। क्योंकि सारा डेटा तुम्हारे पास आ गया है, तो अब तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन डायरेक्शन ऑफ f इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है 12, ये पहली वैल्यू हो गई। u1 वो क्या है 3/5 प्लस fy क्या है 3 और u2 क्या हो गया, वो दूसरी वैल्यू हो गई, वो हो गया 4/5। ठीक है, और इस सारे को सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनता है। मुझे माफ़ी के साथ जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने किया है, एक और ये है, एक और ये है। तो ये दो, ये जरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं। मैं अगली दफ़ा क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी है और कुछ थ्योरम्स हैं जो लाजमी करने हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस वाला हिस्सा है ना, ये खुद कर लेना। ये जो एग्जांपल्स हैं ये खुद कोशिश करोगे कर लो और आपसे हो जाए। लो जी, मैं भागने लगा हूँ, स्लाइड्स आपको थोड़ी देर में पहुँचा दूंगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। ठीक है, पता नहीं ओके ठीक है या नहीं, सर। लेकिन नहीं ठीक का पता नहीं, लेकिन चल